अच्छा, हमने अब एक नया टॉपिक शुरू करना है मोबाइल एप्लीकेशंस का। कि चूंकि हमें रिएक्ट ऑलरेडी आती है तो हमें नेक्स्ट जेएस को भी सीखने में इतना टाइम नहीं लगा। बेस चीज़ें तो वही हैं, कंपोनेंट वैसे बन रहे हैं, हेडर फुटर और थोड़ा सा सिंटैक्स छोटा मोटा फाइल स्ट्रक्चर का चीज़ों का चेंज है। तो सिमिलर रिएक्ट नेटिव के अंदर भी अगर किसी को रिएक्ट आती है तो उसके लिए चीज़ें जो है वो सारी सिमिलर हैं। लाइक रिएक्ट का कंपोनेंट बनाना, रिएक्ट के अंदर हुक कॉल्स करना, यूज इफेक्ट, यूज स्टेट, स्लाइसेस बनाना, एक्शंस बनाना, वो ऑलमोस्ट सारा कोड कॉपी पेस्ट है, यानी सेम है, कोई भी फर्क उसमें नहीं। जैसे नेक्स्ट जेएस में कोई फर्क नहीं था तो रिएक्ट नेटिव में भी कोई खास फर्क नहीं है। एक चेंज जो रिएक्ट नेटिव के अंदर रिएक्ट जेएस से ज्यादा है वो है रेंडरिंग, यानी उसकी यूआई हम बनाते हैं टेलमेंट के अंदर और हम उसके अंदर रिएक्ट का कोड जो है वो और एचटीएमएल के टैग्स यूज करते हैं, यानी H1, H2, div टैग, span टैग, href टैग, ये चीजें हम जो है वो यूज करते हैं नॉर्मली। रिएक्ट नेटिव के अंदर वो टैग्स अवेलेबल नहीं है, यानी रिएक्ट नेटिव के अंदर एचटीएमएल नहीं चलती है। लॉजिकल पार्ट दोनों का एग्जैक्ट सेम है, लेकिन जो यूआई का पार्ट है वो फर्क है। इसमें एक चीज तो ये है कि वेब के जो एचटीएमएल के कंपोनेंट्स हैं वो नहीं चलते हैं, उसके अगेंस्ट इसके अपने कंपोनेंट हैं, यानी इसका अपना इनपुट का टैग है, इसका अपना स्विच का टैग है, इसके अपने कस्टम टैग्स हैं, यानी जो हमें HTML देता है टैग्स जो हमने पहले पढ़े हुए वो इसमें नहीं चलते, इसके अपने हैं, मिलते जुलते नेम है लेकिन थोड़े फर्क। और जो स्टाइलिंग है वो भी इसके अंदर टेलमेंट वगैरह नहीं चल सकती, इसके अंदर सिर्फ JSS जो हमने सीखा था ना जावास्क्रिप्ट स्टाइल शीट के सेकंड वर्ड को हाइफन खत्म करके आप कैपिटल कर देते हो, सिर्फ वो इसमें चलता है। तो दो सिर्फ मेजर चेंजेस हैं, HTML के टैग नहीं चलते, वहां पे इसके अपने कस्टम टैग्स हैं, और CSS के अंदर टेलमेंट की तरह CSS नहीं हो सकती, इसकी सिर्फ JSS ये सपोर्ट करता है, तो JSS के थ्रू .css फाइलें इसमें नहीं चल सकती। उसमें ये यानी दो डिफरेंसेस हैं, उसके अलावा जितना भी काम है वो एग्जैक्ट सेम। अब आ जाते हैं कि रिएक्ट नेटिव के थ्रू हम मोबाइल डेवलपमेंट क्यों सीखना चाहते हैं। उसकी मेजर रीजन ये है, लर्न वंस राइट एवरीवेयर। अगर आप रिएक्ट एक दफा सीख लेते हो तो कितना फायदा आपको, नेक्स्ट जेएस, रिएक्ट जेएस और रिएक्ट नेटिव वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है, और आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी कवर हो जाती हैं, iOS एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी कवर हो जाती है, और सारे ब्राउजर बेस्ड रिएक्ट एप्लीकेशंस भी आपको कवर हो जाती है। तो इसलिए आपने एक दफा रिएक्ट सीखी है, उसको यूज कर करके आप किसी भी तरह की एप्लीकेशन बनाने के कैपेबल हो जाते हो। तो ये एक बेनिफिट जो है वो रिएक्ट नेटिव को यूज करने से हमें मिलता है। अब इलेक्ट्रॉन जेएस वो एक्चुअली उसमें रिएक्ट जेएस ही चलती है, वो तो ऊपर रैपर है जिसने बिल्ड बनाना होता है। तो जिस तरह वाइट है ना, वाइट और रिएक्ट में क्या फर्क है, सिर्फ बिल्ड बनाने का फर्क है, बाकी कोड तो एग्जैक्ट सेम है। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन अपना कोई कोड नहीं देता, उसके अंदर चलनी सारी रिएक्ट है, वो बिल्ड बनाने में हमें सपोर्ट करता है। तो जिस तरह समझो वो वाइट की तरह। तो इसी तरह क्रिएट नेटिव एप्स फॉर एंड्रॉइड एंड iOS and more using a React. React Native brings the best part of the developing with the React to native development. It's a best in class JavaScript library for building user interfaces. वो कह रहे ये React का कंपोनेंट है, सारा सिंटैक्स सेम है, जिधर div आती थी वहां इसका अपना कंपोनेंट है, जिधर हम h1 लगाते थे वहां इसका अपना कंपोनेंट है। पहले बोले ना H1 या HTML वाले टैग्स इधर नहीं चलते, इसके अपने टैग्स हैं, आप ऐसे कर लो। और CSS भी उसके वाले नहीं चलती, इसकी
अपनी, यानी जो JSS है वो चलती है इधर। उसके अलावा बाकी सारी चीजें क्या हैं, एग्जैक्ट सेम है, यानी स्लाइसिस सेम बनेंगे, स्टोर सेम बनेगा, एक्शन सेम बनेंगे, यूज इफेक्ट सेम चलेगा, यूज स्टेट सेम चलेगा, ऑन चेंज वगैरह वो सारी चीजें सेम है, उसमें फर्क नहीं है, यानी लॉजिकल पार्ट में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क है तो यूआई वाले पार्ट में फर्क है। अच्छा, मैं आपको एक डायग्राम शायद मैंने पहले कभी बनाई हो, वो ढूंढ लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा ताकि हम रेगनेटिव में काम कर सकें। तो वो मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ, अगर, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अच्छा जी, मोबाइल डेवलपमेंट में मेजरली दो चीज़ें, दो तरह के मोबाइल डिवाइसेस हैं हमारे पास, एक है एंड्रॉयड और दूसरा है iOS यानी आईफोन डिवाइसेस। एंड्रॉयड डिवाइसेस और iOS के डिवाइसेस। एंड्रॉयड जो है वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस तरह विंडो है ना, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। तो दो तरह के, अभी वैसे तीसरा एक हवावे ने भी बनाया हुआ है, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं, वो एंड्रॉयड की को ही यूज कर रहा है। एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको कोई भी कोड उसका डाउनलोड करके फर्दर कोड करके एक नया अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कोई बना सकता है, लेकिन फिर वो एंड्रॉयड की ही फील्ड में रहेगा ना। एंड्रॉयड डिवाइसेज है और दूसरा है iOS डिवाइसेस, आईफोन। एंड्रॉयड ओपन सोर्स है और iOS जो है वो क्लोज सोर्स है। क्लोज सोर्स मतलब इसको एप्पल एक कंपनी है वो ओन करती है, इसका कोड पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, और वो इसको उसका एक, उनका एक अपना इकोसिस्टम है एक्चुअली iOS में। अच्छा, एंड्रॉयड के अंदर जब हम एप्लीकेशन बिल्ड कर लेते हैं तो उस एप्लीकेशन को हम प्ले स्टोर पे रखते हैं। किसमें रखते हैं? प्ले स्टोर पे रखते हैं। आपने अक्सर प्ले स्टोर से ऐप्स डाउनलोड किए होंगे। प्ले स्टोर पे रखने के लिए एक एपीके फाइल बनती है उसकी, और एक एएबी फाइल बनती है। ये दो फाइलें, यानी जो हमारे फोन में फाइल इंस्टॉल होती है एक एप्लीकेशन की, वो .aab फाइल हो सकती है या .apk फाइल हो सकती है। ये दो तरह की फाइलें हैं जो हम, यानी जब हम एक एप्लीकेशन बना लेते हैं तो उसकी एक फाइनल, एक पूरी एप्लीकेशन में समझो हमने 100 कंपोनेंट कॉल किए, हुक्स बनाई, चीजें की, काफी ज्यादा फाइलें। जब हम उसका बिल्ड बनाएंगे, जिस तरह रिएक्ट में बिल्ड बनाते हैं npm run बिल्ड, इस तरह रिएक्ट नेटिव में बिल्ड बनाते हैं, नेक्स्ट.js में बिल्ड बनाते हैं। तो रिएक्ट नेटिव में वाइट में बिल्ड बनाया था, वाइट बिल्ड। जब हम रिएक्ट नेटिव में बिल्ड बनाते हैं तो वो जब सारा काम हो जाता है तो उसका बिल्ड बनता है, तो वो एक फाइल बनती है .apk। अगर हम एंड्रॉइड में, अगर हम iOS में तो एक फाइल बनती है, उसको बोलते हैं .ip फाइल। ठीक है। एंड्रॉइड की जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पे अपलोड होती है, और iOS में जो हम IPA फाइल से एप्लीकेशन बना के उसका जो बंडल बनाते हैं .ip का, वो कहां पे अपलोड होता है? ऐप स्टोर के ऊपर अपलोड होता है। इतनी बात समझ आ गई आपको? प्ले स्टोर पे अगर आप अपनी एप्लीकेशन एक अपलोड करना चाह रहे हो, उसकी आपको $25 की लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन मिल जाती है। ठीक है, आप $25 लगाते हो, आपको लाइफ टाइम प्ले स्टोर की एक्सेस मिल जाती है, आप जितनी मर्जी उधर एप्लीकेशंस अपलोड कर सकते हो। वर्सेस iOS पे अगर आप अपनी एप्लीकेशन अपलोड करना चाह रहे हो तो ऐप स्टोर पे करते हो। ऐप स्टोर की सब्सक्रिप्शन लेने के दो तरीके हैं, एक है 100 पर ईयर और एक है 250 पर ईयर। यानी वो $100 पर ईयर चार्ज करते हैं, एक 250। 100 अगर आपने सिंगल अकाउंट बनाना है, 250 अगर आपने टीम अकाउंट बनाना है, यानी मल्टीपल टीम्स को भी एक्सेस आपने देनी। तो ये दो इसके रहते हैं, और ये लाइफ टाइम नहीं होती, पर ईयर होती है। पर ईयर आपको ये कॉस्ट जो है पे करनी पड़ती है। अब मोबाइल डेवलपमेंट जब बनी तो शुरू से दो इसके ओएस चल रहे हैं, iOS और एंड्रॉइड आपस में कंपेटिटर है। एंड्रॉइड जिस लैंग्वेज से बनती है
जब बनना शुरू हुई थी वो लैंग्वेज थी जावा लैंग्वेज। क्या लैंग्वेज थी? जावा। जावा लैंग्वेज के थ्रू हम एंड्रॉइड एप्स बनाते थे। iOS जिस लैंग्वेज से बनना शुरू हुई उसकी नाम था ऑब्जेक्टिव सी। ये पुरानी बातें मैं बता रहा हूँ, शुरू में जब ये एंड्रॉइड iOS आए। फिर जावा से एक एडवांस लैंग्वेज आई जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करती थी, उसको हम बोलते हैं कोटलिन। क्या बोलते हैं? कोटलिन। और इसी तरह iOS की भी एक एडवांस लैंग्वेज आई ओवर द टाइम, जिसके अंदर हम कोडिंग करके iOS एप्लीकेशन बना सकते थे, दैट इज कॉल्ड स्विफ्ट। तो समझो iOS की ओल्ड लैंग्वेज जिसमें iOS के एप्स बनते थे उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव सी। और लेटेस्ट स्विफ्ट। एंड्रॉइड की ओल्ड और लेटेस्ट कोटलिन। ये दो लैंग्वेजेस हैं। अगर आप कोई मोबाइल डेवलपर बनना चाहता था पुराने दौर में तो उसको दो लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती थी, एक जावा और दूसरी ऑब्जेक्टिव सी। और कोई नए दौर में बनना चाहता है तो उसको दो सीखनी पड़ती हैं, कोटलिन और स्विफ्ट। सही है। अब एक डेवलपर के लिए ये दो लैंग्वेजेस सीखना एक टेक्निकल काम होता था। ये क्या था? टेक्निकल काम था, यानी मुश्किल काम था, टेक्निकल डेप्थ थी इसके अंदर। फिर यहां से कंसेप्ट आया दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड डेवलपमेंट। दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड डेवलपमेंट। हाइब्रिड का मतलब क्या है? एक कोड दो एप्लीकेशन, iOS की भी और एंड्रॉइड की भी। इसका कंसेप्ट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट चीजें जो हैं वो, सबसे पहले हाइब्रिड डेवलपमेंट में जो कंसेप्ट आया था दैट इज कॉल्ड आयोनिक ऐप। किसका आया था? आयोनिक। आयोनिक एक फ्रेमवर्क था जो अपने बेस में HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट यूज करता था और हमें एंड्रॉइड और iOS दोनों की सपोर्ट प्रोवाइड करता था। लेकिन इसका मसला ये था कि ये एक्चुअली मोबाइल के नाम पे वेब व्यू था, है मोबाइल ऐप थी, लेकिन उसको खोलो तो उसमें HTML खुलती थी। और समटाइम जब HTML का पेज लोड नहीं होता तो वाइट स्क्रीन आ जाती है ना, तो वो आ जाती थी। तो लोगों को बेनिफिट तो हुआ हाइब्रिड से, एक कोड से दोनों और पोस्ट काम होगी चीजें, लेकिन नुकसान भी था कि लुक एंड फील जो है ना मोबाइल एप्लीकेशन वाली आती नहीं थी, फीलिंग मोबाइल वाली आती नहीं थी, फीलिंग वो वेब वाली आती थी और स्लो भी थी। और नेटिव सपोर्ट भी कम थी, यानी कैमरा एक्सेस करना, लोकेशन एक्सेस करना, क्योंकि ये सारी नेटिव सपोर्ट तो वो कोटलिन, स्विफ्ट, ऑब्जेक्टिव उनमें थी। ये HTML, CSS में मोबाइल के फीचर तो नहीं है ना। तो काफी फेमस हुई है आयोनिक, लेकिन इतना ज्यादा भी फायदा ना दे सके। अभी भी वैसे चल रही है कभी। इस आयोनिक के कंसेप्ट से आगे कंसेप्ट निकला हाइब्रिड डेवलपमेंट का और तीन कंपटीटर सामने आए। जिस तरह रिएक्ट के कंपटीटर थे ना, कौन कौन से? एंगुलर, व्यू, ऐसे ही है ना। इसी तरह आयोनिक के भी, आयोनिक के बाद जब हाइब्रिड डेवलपमेंट का नया दौर शुरू हुआ जिसको हम नेटिव हाइब्रिड डेवलपमेंट बोलेंगे। नेटिव मतलब इसकी जो लुक एंड फील है ना वो एक्चुअल में मोबाइल वाले आने लगी। क्यों? क्योंकि उसमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट नहीं चल रही थी, वेब व्यू नहीं चल रहा, एक्चुअली ऐप थी। वो कैसे बिल्ड हो गई? उन्होंने एक ऐसा ब्रिज बनाया जो जावास्क्रिप्ट या HTML या CSS वाले कोड को कन्वर्ट करता था नेटिव कोड में, यानी कोटलिन और स्विफ्ट में। पहले ऑब्जेक्टिव सी और जावा में करता था, फिर बाद में कोटलिन और स्विफ्ट में करना शुरू हो गया। अब ये बहुत बड़ा चेंज था। कोड आप किसी और लैंग्वेज में लिख रहे हो, बिल्ड जो है वो किसी और लैंग्वेज से बन रहा है। इस कंसेप्ट की बेस पे तीन कंपटीटर सामने आए, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और गूगल। फेसबुक ने रिएक्ट नेटिव का कंसेप्ट दिया, गूगल ने फ्लटर का कंसेप्ट दिया, माइक्रोसॉफ्ट ने ज़ैमरिन का कंसेप्ट दिया। ज़ैमरिन के अंदर जो लैंग्वेज यूज होती थी वो C# थी, रिएक्ट नेटिव में जो लैंग्वेज यूज होती है वो जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट थी, और फ्लटर में जो लैंग्वेज यूज होती है वो डार्ट। समझ आई बात? तीन लैंग्वेजेस जो हैं वो बन गए, तीन लैंग्वेज।
यानी ये बात हो रही है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या है? एक कोड iOS एंड्रॉइड दोनों की है। 3 कंपटीटर हैं, कौन कौन से? Xamarin, React और फ्लटर। और उन तीनों में लैंग्वेज कौन कौन सी यूज होती है? फ्लटर में डार्ट, Xamarin में C# और React में जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट। अच्छा, हम जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट की, चूंकि हमने जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट पढ़ी हुई है, तो हमारी कोशिश भी क्या होगी कि हम रिएक्ट नेटिव की तरफ ज्यादा झुकाव करें। क्यों? अगर हम फ्लटर की तरफ जाते हैं तो हमें डार्ट पढ़नी पड़ेगी, हम Xamarin की तरफ जाते हैं तो इस वजह से रिएक्ट नेटिव की पॉपुलैरिटी बहुत गेन हुई, क्योंकि जो वेब डेवलपर थे ना, वो मोबाइल डेवलपमेंट करना उनके लिए काफी ज्यादा आसान हो। दूसरा, रिएक्ट नेटिव आई भी सबसे पहले थे, तो इसलिए उसकी जो कम्युनिटी चीजें भी वो काफी ज्यादा बिल्ड हो चुकी हैं। फ्लटर बाद में आ रहा है। रिएक्ट नेटिव लेट 2016 में आई है, 15 लेट 15-16 में थी, और फ्लटर जो है वो लेट 18 में आया। Xamarin खैर उससे भी पहले का था, लेकिन Xamarin में इतनी ज्यादा डिमांड या उसका उसमें इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई मोबाइल की। अच्छा, अब मोबाइल के अंदर कंपटीटर तो बहुत बन गए, एक योनिक वाला, एक ये 3, फिर वो जो नेटिव है स्विफ्ट और कोटलिन, उसमें भी लोग काम करते हैं, अभी भी करते हैं। अभी नेटिव्स में भी काम हो रहा होता है, फ्लटर में भी हो रहा है, रिएक्ट नेटिव में भी हो रहा है, Xamarin में भी हो रहा है, और आयोनिक में भी हो रहा है, सब में हो रहा है, लेकिन परसेंटेजेस का फर्क है। अभी जो करंट मार्केट की सिचुएशन है, 70% ऑफ दी जो डेवलपमेंट है वो रिएक्ट नेटिव में हो रही है मोबाइल की, मुझे जो लगता है 60-70%। 20% ऑफ द डेवलपमेंट फ्लटर में हो रही है, बाकी जो है 20% वो सबको मिक्स कर लो, नेटिव ऑब्जेक्ट स्विफ्ट, कोटलिन, Xamarin, तो सबको मिला के 20% उसमें डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि बड़ी चंक जो है वो रिएक्ट नेटिव में है। और मजा ये है कि हमने लैंग्वेज भी हमारी सेम है, और ये है भी रिएक्ट से निकली हुई, तो हमारे लिए इसमें कोड करना इंतहाई आसान, तो हम इसमें ही जाएंगे डेफिनेटली। अच्छा, होता क्या है अगर हम रिएक्ट नेटिव में कोड करते हैं? अब रिएक्ट नेटिव में कोड कर रहे हैं, अब वो कह रहा है ये HTML CSS नहीं है, इसीलिए उन्होंने लिमिटेशन डाली कि आप HTML के टैग इस्तेमाल नहीं करोगे, हमारे बने बनाए रिएक्ट नेटिव के टैग इस्तेमाल करोगे। और CSS में भी लिमिटेशन डाली कि जावास्क्रिप्ट वाली कंपाइल्ड CSS यूज करोगे, नेचुरल CSS यूज नहीं करोगे। अब उसके दो, ये करता क्या, ये ब्रिज बनाता है, ब्रिज बना के दो चीजें जो हैं वो इसकी साइडों पे निकल जाती हैं। एक तरफ कंपाइल करके ये स्विफ्ट बनाता है, दूसरी तरफ कंपाइल करके ये कोटलिन का कोड जो है वो प्रोड्यूस करता है। समझ आई बात या नहीं? अब ये सारी मोबाइल ऐप की जर्नी है जो मैंने आपके सामने खोल के रख दी, कि कब से मोबाइल ऐप बनना शुरू हुई, कैसे कैसे बनी, कौन कौन सी लैंग्वेजेस में बनी, कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कितने मार्केट रेशो चल रही है। जब ऐप बन जाती है तो उसकी फाइल की एक्सटेंशंस कौन सी बनती हैं? iOS के लिए क्या बनती है? .ipa, और एंड्रॉइड के लिए .apk एंड .aab। एंड्रॉइड की जो फाइल है वो लोगों तक पहुंचाने की, जैसे हम अपनी वेबसाइट तो लोगों तक पहुंचा सकते हैं वर्सल पे रख के, फायरबेस पे रख के, ये कैसे पहुंचाएंगे ऐप? प्ले स्टोर पे अपलोड करके और ऐप स्टोर पे अपलोड करके। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे अपलोड करने की दोनों की कॉस्ट है। प्ले स्टोर की कितनी कॉस्ट है? $25 लाइफ टाइम, और ऐप स्टोर की 2 पैकेजेस अंडर 250 पर ईयर। समझ आई बात? यहाँ तक किसी को क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो गया हम रिएक्ट नेटिव क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें मैंने सारा समराइज कर दिया सिंपल सी डायग्राम के अंदर। हाँ, फाइल बनती है, और उसकी यूनिकनेस के लिए उसको हम बोलते हैं बंडल आईडी। हर ऐप की एक अपना बंडल आईडी यूनिक होती है। अगर आप सेम बंडल आईडी से ऐप अपलोड करने की कोशिश करोगे तो वो करने नहीं देगा।
तो अक्सर वो उसकी ऐप की अगर हम प्ले स्टोर पे जाते हैं, हम कोई भी ऐप अगर इधर से उठाते हैं, ये देखो काम डॉट डॉट जेट समथिंग, ये इसकी बंडल आईडी है। इस सेम बंडल आईडी के साथ, ये आईडी आ रहा है ना, आईडी इक्वल टू दिस, इस सेम आईडी के साथ आप कोई और दूसरी ऐप अपलोड नहीं कर सकते। ये लिमिटेशन है। वो आप फिर रख लो, वो तो फिर प्योर एपीके या इस तरह की जगहों पे आप रख सकते हो एपीके फाइल। तो वहाँ पे फिर वो तो एक जनरल डायरेक्टरी है, उसमें अपलोड करी जा रहे हैं फाइल से डाउनलोड, लेकिन वो थोड़ा रिस्की भी है ना। गूगल एक प्ले स्टोर को गूगल ओन करता है, ऐप स्टोर को एप्पल ओन करता है, दोनों वेल नोन कंपनीज हैं। तो वो वहाँ पे ऐसी कोई भी वल्गर ऐप या कोई भी ऐसी ऐप अपलोड करने की इजाज़त नहीं देते, या कोई ऐसे स्कैमर्स की ऐप भी डाटा चोरी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जब आप थर्ड पार्टी से डाउनलोड करोगे डायरेक्टरी से, उसमें तो कोई हैक भी हो सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है, स्कैम होते हैं, कोड है, कोई बैंक आपको एक्सेस कर सकता है, क्योंकि वो पता नहीं है कि ना उसके कोड में क्या है। प्ले स्टोर ऐप स्टोर से करेंगे तो ऑथेंटिक है। अक्सर फ़ोन ये वार्निंग भी देते हैं कि आप बाहर हैं, हार्मफुल एप्लीकेशन ये इस तरह अलर्ट देते हैं, इसी वजह से देते हैं। एप्पल तो खैर करने ही नहीं देता ना, आईफोन ही है, ये एंड्रॉयड ही है जो करने की इजाज़त दे देता है। एप्पल में इसीलिए सिक्योरिटी भी देता है ना, वैसी ऐप्स इंस्टॉल, एप्पल से ऐप स्टोर के अलावा ऐप नहीं इंस्टॉल हो सकती, आप जो मर्जी कर लें। इवन टेस्टिंग का भी कोई तरीकाकार कोई नहीं है। यानी हम जैसे एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बना रहे होंगे तो टेस्टिंग के दौरान अपने एप्लीकेशन को मतलब उसकी एपीके बना के किसी को आप शेयर करके टेस्टिंग करा सकते हो, लेकिन आईफोन में ऐसा ऑप्शन नहीं है। उसकी टेस्टिंग के लिए उन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म पूरा बनाया, उसको वो कहते हैं टेस्ट फ्लाइट। टेस्ट फ्लाइट क्या बोलते हैं? अगर आपने आईफोन की ऐप किसी को टेस्ट करानी है ऐप स्टोर पे अपलोड किए बगैर, तो आप उसको कहाँ पे अपलोड करो? टेस्ट फ्लाइट। उसको भी एप्पल ओन करता है, फिर वो टेस्ट फ्लाइट से अगला बंदा डाउनलोड करेगा, फिर वो टेस्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं टेस्ट कर सकता। सही है। तो मोबाइल डेवलपमेंट की जर्नी में और किसी को कोई क्वेश्चन हो? ओके, रिएक्ट नेटिव पढ़े। अच्छा, रिएक्ट नेटिव के अंदर हम जाएंगे इसकी गाइड पे। इंट्रोडक्शन आ गया, हम पहले क्लिक करेंगे इन्वायरमेंट सेटअप पे। किस पे क्लिक करेंगे? इन्वायरमेंट सेटअप पे। वो कह रहा है कि गेटिंग स्टार्टेड विद रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट विद एक्सपो। अच्छा, सेटअप योर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट सेट करने के लिए वो कह रहा है आपके पास ओएस कौन सा है? मैक ओएस है, विंडो है, या अगर पास विंडो है आप एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बना सकते हो, लेकिन आप आईओएस की एप्लीकेशन नहीं बना सकते। विंडो के ऊपर आईओएस की एप्लीकेशन बना नहीं सकते। समझाई बात? अगर आप लिनक्स पे हो और एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बनाने चाहते हो बना सकते हो, आईएस की बनाना चाहते हो तो अनसपोर्टेड। लिनक्स पे भी। अगर आप मैक पे हो, एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बनाना चाहते हो बना सकते हो, और आईएस की भी बनाना चाहे तो बना सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है। अब अगर हम विंडो पे हैं और हम iOS की एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो यहाँ एक जो है वो सोल्यूशन दिया गया। क्या कह रहा है? A Mac is required to build project with native code for iOS. MacBook required है। You can use Expo Go from Expo to develop your app on your iOS device. वो कह रहा है कि स्टिल आप विंडो पे भी iOS की एप्लीकेशन बना सकते हो, उसके लिए आपको Expo यूज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है
इसका मतलब ये है, जिस तरह रिएक्ट के अंदर दो तरह के बिल्ड हमें मिलते हैं, एक क्रिएट रिएक्ट ऐप और दूसरा वाइट। दोनों क्या करते हैं, बिल्ड बनाते हैं। रिएक्ट नेटिव में भी दो हैं, एक है नेटिव और एक है एक्सपो। नेटिव के अंदर क्या होता है, आपके पास ज्यादा कंट्रोल्स हैं और एक्सपो के पास कम। लेकिन एक्सपो करने का फायदा यह है कि आपको किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे आप क्रिएट रिएक्ट टैप करो और काम करना शुरू कर दो। लेकिन अगर आप रिएक्ट नेटिव की नेटिव कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हो तो आपको एंड्रॉइड के लिए ये सारी कॉन्फ़िगरेशन और आईओएस के लिए ये सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। और इसके लिए आपको मशीन भी ज्यादा हैवी ड्यूटी चाहिए। यानी अगर आप रिएक्ट नेटिव CLI यूज करना चाहते हो, इसको बोलते हैं CLI वर्सेस एक्सपो। CLI यूज करना चाहते हो तो आपके पास आईफोन का बिल्ड बनाने के लिए, iOS का बिल्ड बनाने के लिए मैकबुक भी रिक्वायर्ड है और आपके पास रिसोर्सेज भी कम से कम 8 GB रैम होनी चाहिए। अगर आप एक्सपो यूज करते हो तो एक्सपो है लाइट वेट। लाइट वेट का मतलब क्या है, इसको बिल्ड करने के लिए, उसको चलाने के लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। जिस तरह क्रिएट रिएक्ट ऐप से करते हैं ना, क्रिएट रिएक्ट माई ऐप, ऐसे एक्सपो माई ऐप बन गई, एक कमांड से रन हो जाती और आप अपनी मोबाइल की डेवलपमेंट करना शुरू कर लेते हैं। वर्सेस CLI के अंदर फिर आपको नेटिव कॉन्फ़िगरेशंस में जाना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, प्ले स्टोर इंस्टॉल करना पड़ता है, एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करना पड़ता है, एक्सकोड इंस्टॉल करना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पेश आती है। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क क्या है? एक्सपो बनाया गया था लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लर्निंग कर्व जो है ना वो बेहतर हो सके ताकि जल्दी जल्दी काम हो ना, टाइम ज़ाया ना हो। और CLI बनाया गया था मोर कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन एवेंचुअली 2025 में अभी मुझे लगता है एक्सपो और CLI में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों इक्वल है। और ज्यादातर अब लोग एक्सपो में जा रहे हैं, उसकी रीजन ये है कि रिसोर्सेज कम कंज्यूम करता है, जल्दी डेवलपमेंट हो जाती है, टाइम कम ज़ाया होता है, तो लोग उसकी तरफ जाना शुरू हो गए हैं। शुरू शुरू में उसमें हर चीज़ की सपोर्ट अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अभी स्लोली स्लोली उन्होंने हर चीज़ की सपोर्ट एक्सपो के अंदर भी देना शुरू कर दी। मेजर फर्क ये है कि एक्सपो के अंदर आपको नेटिव कोड करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। यानी अगर आप CLI यूज करते हो तो उसमें आप क्या कर सकते हो, एंड्रॉइड के लिए कोटलिन या जावा में भी कोड कर सकते हो और iOS के लिए ऑब्जेक्टिव सी यानी नेटिव कोड भी कर सकते हो और वो अपने जावास्क्रिप्ट के साथ कोड के साथ मिला के चला सकते हो। उसको हम ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिज। लेकिन अगर आप एक्सपो यूज करते हो तो आपको ऐसा करने की इजाजत नहीं दी जाती। बस ये एक फर्क है। लेकिन आज तक मैंने कभी भी कोई ब्रिज नहीं बनाया, जरूरत ही नहीं पड़ी। इतनी एप्स बनाई हैं हंड्रेड्स ऑफ, लेकिन ब्रिज बनाने की जरूरत है। ब्रिज कब बनाना पड़ता है? जब कोई ऐसी चीज जो रिएक्ट नेटिव में नहीं मिल रही, तो नेटिव कोड में है वो वहां। लेकिन अब तो हर चीज रिएक्ट नेटिव में है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको नेटिवली जाके करने की जरूरत पड़े। अच्छा, इसका मतलब है कि एक्सपो गुड इनफ है हमारे लिए, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब क्या ऐसा ऑप्शन है कि हम एक्सपो से शुरू करें और सारी एप्स बना लें और कहीं पे आगे हम स्टक हो जाएं और वो एक्सपो में सोल्यूशन ना मिले लेकिन वो CLI में सोल्यूशन हो, फिर क्या करेंगे? एक्सपो हमें एक ऑप्शन देता है दैट्स कॉल्ड एक्सपो इजेक्ट। क्या है? यानी वो कहते हैं एक्सपो को छोड़ के रिएक्ट नेटिव CLI में चले जाओ। एक कमांड हम रन करते हैं, हमारा जितना काम हमने किया होता है वो सारा भी हमें मिल जाता है और हम एक्सपो से इजेक्ट भी हो जाते हैं, यानी एक्सपो से हम निकल जाते हैं। तो फिर ज्यादा फायदा किसमें हुआ? एक्सपो में। ये काम एक्सपो में करें, साइड कभी फंसे तो इजेक्ट कर जाए। क्या क्या ख्याल? तो हम जाएंगे एक्सपो की तरफ। एक्सपो में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वो दोनों की सपोर्ट देगा। सिर्फ आपको एक चीज चाहिए, अगर आप एक्सपो यूज कर रहे हो और आप विंडो पे हो और आप आईफोन की ऐप बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। फर्क क्या है? आपके पास आईफोन होना जरूरी है। विदाउट आईफोन आप बना
नहीं सकते। यानी विंडो पे हो और आपके पास आईफोन है तो आप डेवलपमेंट कर सकते हो, आईफोन भी और एंड्रॉयड तो कर ही सकते हो। अगर आप मैक पे हो तो फिर तो इशू ही नहीं है, समझ रहे। तो विंडो पे हो, आईफोन की डेवलपमेंट करना चाहते हो तो आईफोन, फिजिकल आईफोन होना जरूरी है, या मैकबुक हो आपके पास या आईफोन तो कम से कम हो। फिर साथ कनेक्ट होगा तो ऐप एक्चुअली आईफोन पे चलेगी, कोड आप विंडो में कर रहे होंगे इसलिए। देखो ना, वो कोड ही हम नहीं लिख रहे, जब एक्स कोड तो सपोर्ट करता है कोटलिन, सॉरी ऑब्जेक्टिव सी को या स्विफ्ट को, तो उसमें तो हम कोड ही नहीं कर रहे। अगर आप CLI से कोड करते हो तो फिर नजर आएगी, फिर हम एक्स कोड भी रिक्वायर्ड होगा ना, इसीलिए तो अनसपोर्टेड दे रहा है। फिर चल जाएगा, लेकिन वो स्लो इतना होता है कि उसमें काम करना बहुत मुश्किल होता है। और कैसे, एक्सपो इज अ प्रोडक्शन ग्रेड रिएक्ट नेटिव फ्रेमवर्क। पहले ये कहता था लर्निंग कर्व है, अभी ये क्या कह रहा है, प्रोडक्शन रेडी। यानी एक्सपो ने अपने आप को इतना इंप्रूव कर लिया कि रियलिटी की ऑफिशियल वेबसाइट कह रही है कि एक्सपो प्रोडक्शन रेडी कोड कर सकते हो आप उसमें। एक्सपो प्रोवाइड डेवलपर टूलिंग दैट मेक डेवलपिंग ऐप easier, such as file-based routing, a standard library of native modules, and much more. अच्छा जी, कैसे करना है? जिस तरह क्रिएट रेक्ट ऐप थी ऐसे क्रिएट एक्सपो ऐप, बस इतना सा काम है। क्रिएट रेक्ट ऐप, क्रिएट एक्सपो ऐप, ये कमांड वगैरह चला दो और फिर कंटिन्यू विद एक्सपो की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर चले जाओ। ये एक्सपो की अपनी डॉक्यूमेंटेशन है अलग से। अच्छा, हम तो इधर ही रहेंगे और हम एक ऐप भी बना लेंगे। क्रिएट रिएक्ट ऐप, वो कहता है कि इसको इंस्टॉल करना, मैं क्या कर लेते हैं। फाइल का नाम वगैरह क्या रखना है, मैं कह देता हूँ मोबाइल, मोबाइल बोलते हैं, मोबाइल ऐप ही बोलते हैं, मोबाइल बोलते हैं। तो ये क्या कर रहा है, क्रिएट रिएक्ट ऐप की तरह पूरा प्रोजेक्ट का क्या बनाएगा, ये मैंने बताया हुआ है, बॉयलर प्लेट बनाएगा। बॉयलर प्लेट क्या होता है, चलती हुई चीज, चलती हुई एग्जाम्पल, चलता हुआ कोड। एक कमांड अगली से हम इसको चला लेंगे, सारा कुछ ये सेटअप करके दे देगा। हम कमांड चलाएंगे तो हमारे पास ऐप चल पड़ेगी, और फिर इसका फोल्डर स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे, फिर इसमें चेंजेस करना शुरू करेंगे। क्या करना है, npm रन, वो बता रहा है एंड्रॉयड के लिए npm रन एंड्रॉयड, iOS के लिए npm रन iOS, और ये वेब को भी सपोर्ट करती है इसको, npm रन वेब। कितना इजी है, एक कोड से वेब भी बन रही है, एंड्रॉयड भी बन रहा है, iOS भी बन रहा है, हर चीज हो रही है। वेबसाइट जिस तरह रेक्ट में बनाई है, नेक्स्ट में बनाई है, हम बनाएंगे नहीं रिएक्ट नेटिव में, क्योंकि हमारे पास रेक्ट है, एक्सपो है, सॉरी रिएक्ट है, और वो है नेक्स्ट जेएस है, तो हम क्यों जाएंगे इधर। वो तो वो लोग जाए ना जिनको वो नहीं आती, तो हमें वो आती है, हम वेब उनमें बनाएंगे, मोबाइल ऐप इधर बनाएंगे। तो हम एंड्रॉयड पे करनी है तो npm रन एंड्रॉयड, सॉरी हमने पहले जाना है मोबाइल के अंदर, cd मोबाइल, और क्या चलाएं, npm रन एंड्रॉयड, एंड्रॉयड का बन गया। और iOS जब ये बन जाएगा तो फिर मैं iOS के लिए भी रन कर दूंगा। ये मेरा जो है वर्चुअल मशीन इसने ओपन कर दी है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एंड्रॉयड का अगर आपके पास फोन नहीं है तो हमारे पास एक ऑप्शन है, दैट इज कॉल्ड इमुलेटर, दैट इज कॉल्ड इमुलेटर, यानी उसको बोलते हैं इमुलेटर। वर्चुअल एंड्रॉयड डिवाइस को हम इमुलेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्चुअल एंड्रॉयड डिवाइस को क्या बोलते हैं, इमुलेटर।
इमुलेटर चाहिए या फिजिकल फोन चाहिए? अगर आप वायर लगा के फिजिकल फोन लगा लेंगे आपकी ऐप उधर रन हो जाएगी। अगर वो नहीं लगा हुआ फिजिकल फोन तो फिर वर्चुअल फोन के ऊपर सेट हो जाएगी। अब ये वर्चुअल फोन आपको मिलेगा कहां से? आप या तो एंड्रॉइड स्टूडियो से एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करते हो तो ये साथ में मिल जाता है। अदर ऑप्शन ये है, ये आपको मिल जाएगा थर्ड पार्टी है एमुलेटर वाला, क्या बोलते हैं उसको, जेनीमोशन। जेनीमोशन कंपनी है, उससे आपको मिल जाएगा एमुलेटर। और एंड्रॉइड, देखो एंड्रॉइड डेवलपर पे आ रहा है, एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करने से भी मिल जाएगा। यानी अगर आपके पास फोन नहीं है तो फिर आपको ये वर्चुअल डिवाइस चाहिए, इसको वर्चुअल डिवाइस, फिजिकल डिवाइस वर्चुअल, फिजिकल कर है तो वो लगाएं, नहीं है तो वर्चुअल लगाएं। वर्चुअल लगानी है तो फिर क्या करना पड़ेगा, या तो एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करना पड़ेगा या फिर जेनीमोशन। नहीं, इंस्टॉल करके छोड़ देना, बाकी ये खुद से करेगा। कोड क्यों करना है, कोड तो एक्सपो में करना है ना। अच्छा, अगर आपने iOS के अंदर हो, आपके पास या फिजिकल फोन होना चाहिए या अदर ऑप्शन क्या है, उसको बोलते हैं सिमुलेटर। क्या बोलते हैं? सिमुलेटर। अच्छा, ये सिमुलेटर आप जब एक्स कोड इंस्टॉल करते हो ना, एक्स कोड, उसके अंदर ये सिमुलेटर आपको बाय डिफॉल्ट, जिस तरह एंड्रॉइड के अंदर इमुलेटर मिल जाता है और iOS के अंदर फिर सिमुलेटर मिल जाता है। तो जिस तरह हमारे पास ये ऐप बन गई है और इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी ऐप जो है वो एंड्रॉइड के ऊपर खुल जाएगी। तो मैंने क्या किया, क्रिएट एक्सपो ऐप, फिर जिस तरह नाम रखा और उसमें ऐप बना दी, फिर npm रन एंड्रॉइड किया, एंड्रॉइड चल जाएगा, और npm रन iOS करूंगा तो iOS चल जाएगा। मुश्किल तो नहीं है ना। ये मेरी हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो चुकी, आसान है ना। अगर iOS चलाना है तो npm रन iOS। ये मेरे पास सिमुलेटर चल गया और ये मेरे पास है इमुलेटर चल रहा है, और दोनों के अंदर सेम कोड नजर है। अब हम अपना जो प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया है दैट इज कॉल्ड मोबाइल, इसको हमने ओपन कर लिया है और इसके अंदर हमने कोड, चूंकि ये बॉयलर प्लेट है, हर चीज उसने बनी बनाई हमें दे दी है। जो सबसे मेन फाइल कहलाएगी इस पूरे सिस्टम के अंदर दैट इज कॉल्ड layout.js, और इसके अंदर ये इंडेक्स फाइल है जिसके अंदर सारी चीज़ें मेरी चल रही हैं। ऐप के अंदर इंडेक्स फाइल है जिसके अंदर मेरी चीज़ें चल रही हैं, और इसको मैं यहाँ पे आके सारा कुछ क्या कर देता हूँ, खत्म। एक बेसिक सा कंपोनेंट बनाते हैं और उसका नाम क्या रखते हैं, मेन रख लेते हैं। और डिव चूंकि यहाँ चलेगा नहीं तो क्या चलेगा, व्यू चलेगा, और उसके साथ क्या चलेगा, टेक्स्ट। अब इनको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के लिए कहाँ से मिलेंगे मुझे, ये मैंने चेंजेस किए हैं। अब ये दोनों चीज़ों को रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये आ गया वेलकम टू द रिएक्ट नेटिव। अगर ये रिफ्रेश ऑटो नहीं हो रहा तो आर प्रेस करना है हमें। ये ऊपर टॉप पे आ रहा है। अब इसको, ये बहुत ऊपर आ रहा है तो इसको थोड़ा मार्जिन देना चाहिए, कलर अप्लाई करना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, स्टाइल 2 दफ़ा करते हैं ना स्टाइल, ऐसे जो इनलाइन स्टाइल होता है। तो इसमें मैं क्या कर दूंगा, फ्लेक्स 1
जस्टिफाई लाइन आइटम सेंड बैकग्राउंड कलर इतना दे दूंगा, पैडिंग इतना दे दूंगा, पैड रेडियस, काफ़ी चीज़ें आ गई हैं। हैं ये क्या हुआ? हाँ पीडीएफ हो गया। तो हमारे पास सिमुलेटर में भी चेंजेस आ रही हैं। और अच्छा, अब इस कोड के अंदर आपको क्या समझ नहीं आया? ये तो है हमारी CSS, ये तो आपको आती है, सही है। फ्लेक्स का क्या मतलब है, जेस्टिंग, अलाइन, एटम, बैकग्राउंड कलर, पैडिंग, इसमें मुझे नहीं लगता कोई चीज़ आपको नहीं आती। नहीं पता तो आपको व्यू का नहीं पता और टेक्स्ट का नहीं पता। वो तो JSS ही है ना, क्योंकि इनलाइन तो रिएक्ट में भी लिखे तो JSS ही कंसिडर होती है, एक्सटर्नल चल ही नहीं सकती। उसका एक तरीकाकार उसने दिया हुआ है, वो यूज़ करेंगे। लेकिन जो मेन चेंज है, ये रिएक्ट का कंपोनेंट है, हर चीज़ सेम है, बस फर्क क्या है, ये कहाँ से निकले हैं। तो रिएक्ट नेटिव हमें लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती है, ये हैं इसके सारे ही ये सारे कंपोनेंट। जैसे हमने टेक्स्ट का कंपोनेंट इसका यूज़ किए, जैसे व्यू का कंपोनेंट हमने यूज़ किया, तो इसकी ये डेफिनेशन है। तो ये बाकी के इसके सारे कंपोनेंट हैं जो हम, यानी टैग्स हैं, समझो HTML के जैसे टैग हमने पढ़े थे, इस तरह हम इसके सारे टैग पढ़ेंगे, फिर ही हमें समझ आएगी ये चीज़ कैसे वर्क कर रही है। तो इतनी बात समझ आ गई आपको? हम पहले अब स्टडी करेंगे ये सारे कंपोनेंट जो बेसिक बेसिक कंपोनेंट है, फिर हम लॉजिकल साइड्स पे कन्वर्ट होना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे इसके अंदर हम वो सारे काम कर सकते हैं, जैसे कंपोनेंट्स बना सकते हैं। देखो कितने कंपोनेंट बने हुए हैं, एक UI के लेवल उसने कंपोनेंट बनाए हुए हैं, कोलैप्सिबल, एक्सटर्नल लिंक, ये सारे कंपोनेंट उसने बनाए हुए हैं। और इसमें अगर आप देखो यूज इफेक्ट, ये सारी लॉजिक की क्या है, ये वही है जो हमने पहले पढ़ी हुई है। कुछ चीज़ें जो चेंज हैं, बाकी सारी चीज़ें जो है वो, हाँ JS में भी बना सकते हैं, JS में बना सकते हैं, पर अपनी मर्जी। अच्छा जी, लेकिन हमें टाइप्स की भी यूज़ करनी चाहिए लैंग्वेज। हमारे लिए तो फ़र्क नहीं आया, दोनों सेम है, टाइप से एक्स्ट्रा डिफाइन करनी, लेकिन एक्चुअली लैंग्वेज टाइपस्क्रिप्ट ही है, जावास्क्रिप्ट कोई लैंग्वेज नहीं है। अब इतनी बात किसी को समझ ना आई हो तो बताए, आ गई? अब क्वेश्चन ये है कि किस तरह हम यूज़ करें ये वाले कंपोनेंट्स। कंपोनेंट में जाएंगे, हम अपने मर्जी का कोई कंपोनेंट बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे हेडर डॉट TSX RFC, वैसे इसका एक और भी होता है शॉर्टकट RNF, ठीक हो गया। तो इंपोर्ट सारी बना देता है फिर से, हेडर कंपोनेंट बन गया। और अगर आप उसको कोई स्टाइल देना चाहते हो तो दे सकते हो। जिधर जिधर आपको डिव की जरूरत पड़ेगी उधर व्यू आएगा, जिधर जिधर H1 H2 H3 स्पैन टेक्स्ट, जिधर भी टेक्स्ट लिखने तो एक ही कंपोनेंट है टेक्स्ट, इसी का साइज हम कम मतलब कम ज्यादा करेंगे। इसमें ऐसा नहीं है टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 टेक्स्ट 3, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ एक ही है टेक्स्ट कंपोनेंट, तो उसी का ही हम साइज जो है वो बार बार एडजस्ट। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या है, इतनी बात तो हम पिक कर चुके हैं कि हेडर बन गया। अब हेडर को हम अपने मेन फाइल के अंदर कैसे यूज करेंगे? index.tsx में गए, यहाँ पे हमने हेडर को यूज करना है, तो हेडर कंपोनेंट को इंपोर्ट करके बस कॉल कर देंगे रिएक्ट की तरह। तो ये कहाँ से आ जाएगा कंपोनेंट? हेडर में आ गया हेडर। उसमें ये चल रहा है ना इंडेक्स, तो इंडेक्स उसमें चल रहा है। अच्छा, अब हेडर को मुझे कोई प्रॉप पास करनी है तो क्या करूं? वही सेम स्टाइल, जैसे टाइटल,
माई हेडर, इधर चले गए, क्या आ जाएगी टाइटल, वो हमने डायरेक्टली कर लिया ना उसको। ऐसे आना था यार, मैं भी गलती कर रहा था। और यहाँ पे क्या कर देंगे, देखो लॉजिकल कोड की बात आई तो एग्जैक्ट क्या है, सेम, बस ये टाइप इस तरह डिफाइन एक्स्ट्रा करनी पड़ रही है क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, तब एरर भी गो थ्रू हो गए। माई हेडर आ गए। अगर मुझे स्टेट बनानी हो तो फिर क्या से करेंगे, कांस्टेंट, जैसा कि क्या स्टेट बनाए, यूजर नेम, सेट यूजर नेम, यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेते हैं और बाय डिफॉल्ट वैल्यू, इसको अगर मुझे प्रिंट करना हो तो कैसे करें, वेलकम अरे टू दी, ठीक हो गया, यूज स्टेट भी सेम चल गई, प्रॉप भी सेम चल गए, कंपोनेंट का स्टाइल भी सेम है, कोई फर्क है, सिर्फ क्या फर्क आया व्यू और टेक्स्ट का, बाकी चीजें तो सारी सेम है। अब एक इनपुट से वैल्यू लेके चेंज करके सेव करके उसको डिस्प्ले कराना हो तो स्टेट बनानी पड़ेगी या नहीं, क्यों, वही पुराना कंसेप्ट, अगर स्टेट नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, चेंज नजर नहीं आएगा, तो स्टेट बनानी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि इसके अंदर इनपुट कंपोनेंट कौन सा है, इनपुट कंपोनेंट कौन सा है, क्योंकि इनपुट टैग तो लगा नहीं सकते हो चेंज के लिए, तो इनपुट कंपोनेंट लगाना पड़ेगा। इनपुट कंपोनेंट देखने जाएंगे तो हमें यहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉल्ड टेक्स्ट इनपुट, उसकी यहाँ नीचे एग्जांपल भी दी हुई है, सेम सारी एग्जांपल कॉपी मारेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे, टेक्स्ट इनपुट को इंपोर्ट कर लेंगे रेक नेटिव से, और फिर स्टाइल डॉट, अच्छा अब चूंकि मैं सारे इनलाइन स्टाइल दे रहा हूँ, एक और ऑप्शन भी होती है एक्सटर्नल स्टाइल की। अच्छा एक्सटर्नल स्टाइल हम सेम फाइल में भी लिख सकते हैं और सेपरेट फाइल बना के भी, उसके लिए एक हम ऑब्जेक्ट बनाते होते हैं स्टाइल का, जैसे ये मैंने बनाया, देखो बात तो ये ऑब्जेक्ट बन गया ना, तो मैं स्टाइल्स डॉट लिखूं यहाँ पे इनपुट तो चलेगा ना, इश्यू तो नहीं आएगा ना। अच्छा ये भी सही तरीका है, लेकिन इससे भी अच्छा तरीका क्या है, मेरे पास एक फंक्शन इंपोर्ट होता है दैट इज कॉल्ड स्टाइल शीट, तो स्टाइल शीट डॉट क्रिएट, और उसके अंदर फिर हम सारी चीजें जो हैं वो डाल देते हैं। स्टाइल शीट डॉट क्रिएट, उसमें इनपुट आ गई क्लास, उसकी वैल्यू, इसी तरह अगर दूसरी क्लास बनानी है, तीसरी बनानी है बटन की, तो यहाँ पे आप बनाते जाएंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे स्टाइल डॉट इनपुट तो हमने पास कर दिया, इसमें एक्चुअली ये वाला, ये देखो एक ऑब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट में एक की है, उसके आगे फिर एक ऑब्जेक्ट है, वो हमने पास कर दिया, डायरेक्ट पास कर देने की बात है, जरा इधर इस तरह पास करें तो एक तो कोड क्लीन रहता है, दूसरा ये स्टाइल शॉट डॉट क्रिएट ना इसको और मजीद ऑप्टिमाइज कर देता है, और ये स्टाइल शीट हमें मिलता कहाँ से है, रिएक्ट नेटिव से, रिएक्ट नेटिव से मिलता है, और ये स्टाइल को मजीद ऑप्टिमाइज करता है। अच्छा ऑन चेंज टेक्स्ट का फंक्शन बनाना है तो कहाँ बनाए, रिटर्न से ऑन चेंज हैंडलर, ठीक है,
और सिंपली यहाँ पे ऑन चेंज हैंडलर कॉल कर देंगे और वैल्यू में यूजर नेम। ठीक है, और कीबोर्ड कौन सा रखना है, जो भी आप यूज करना चाह रहे हैं, मैंने डिफॉल्ट कर दिया। आपका प्लेस होल्डर आ गया, वैल्यू आ गई, ऑन चेंज टेक्स्ट आ गया, स्टाइल आ गया और कीबोर्ड डिफॉल्ट आ गया। तो मैं इसकी आउटपुट अगर दिखाऊं आपको तो ये ऐसे इनपुट बन गई है। इसको आर दबा के रिफ्रेश कर लेंगे, ये आ गया। अब अगर मैं इसमें चेंज करता हूं, हो रहा है, समझ आई बात। तो अब इनपुट से डाटा लेना भी आ गया। वो डाटा क्या लेना है, वो बाकी सारा सिंटैक्स तो सेम है या कोई फर्क है। ऑन चेंज, उधर ऑन चेंज था इवेंट, यहाँ ऑन चेंज टेक्स्ट इवेंट है, यही फर्क है एक। और ऑन चेंज के अंदर हैंडलर के अंदर ये फंक्शन चल गया, उसमें आपने स्टेट को सेट कर दिया, कुछ भी फर्क नहीं आया। अब इनपुट से डाटा लेके स्टेट में रख के उसको डिस्प्ले करना भी आ गया। अब बटन पे क्लिक कैसे करेंगे, बटन पे क्लिक कैसे करेंगे, पहले तो इसका बटन का कंपोनेंट ढूंढना पड़ेगा। तो बटन का कंपोनेंट ढूंढने जाएंगे तो यहाँ से कहीं से बटन का कंपोनेंट मिल जाएगा। बटन का कंपोनेंट मिलेगा तो इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आके एंड पे बटन के कंपोनेंट को पेस्ट कर देंगे। फिर एक दफ़ा फॉर्मेट कर लेंगे और बटन के कंपोनेंट को इंपोर्ट, गलत जगह से इंपोर्ट हो गया, रिएक्ट नेटिव से बटन इंपोर्ट कर लेंगे। और फिर क्या होगा, ऑन प्रेस लर्न मोर का फंक्शन बन गया। उसमें सिर्फ मैंने क्या लगा दिया, कंसोल डॉट लॉग, और फिर क्या हो गया यहाँ पे, कंसोल नहीं होगा, डिबगिंग कैसे करेंगे, क्या ख्याल है। ऑन प्रेस लर्न मोर आ गया और जैसे ही ये चलेगा तो कंसोल हमें प्रिंट हो जाना चाहिए। तो मैं इस पे जाके लर्न मोर करता हूँ, अपने टर्मिनल पे आता हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, बटन है प्रेस। आईएस में देखेंगे, आईएस वाला फ़ोन खोलूँगा, लर्न मोर करेंगे तो बटन है प्रेस। ठीक हो गया। अच्छा, अब बटन भी प्रेस आपको करना आ गया, उसके अंदर आप कुछ भी काम कर सकते हो। अगर बटन बना लिया, प्रेस कर लिए, इसमें टाइटल जा रहा है, कलर जा रहा है, एक्सेसिबिलिटी लेवल जा रहा है और ये कुछ ऑप्शन इसके अंदर जा रही हैं, प्रॉप्स जा रही हैं। एक्चुअली बना बनाया कंपोनेंट है तो प्रॉप्स जा रही हैं, और बनाया भी किसने है, रिएक्ट नेटिव ने। अब उसके अलावा हम क्या करेंगे इसमें, उसके अलावा हम बटन पे क्लिक करना हमने सीख लिया है, इनपुट से वैल्यूज लेके चीज़ें जो हैं वो डिस्प्ले करना सीख ली हैं। अब जहां हमने कंसोल लगाया, इसमें अलर्ट भी होता है, सिंपल जावास्क्रिप्ट वाला अलर्ट भी चल जाता है, जैसे बटन है प्रेस्ड, अलर्ट आ गया ये, और iOS में भी आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह कंसोल जा रहा है ऐसे अलर्ट भी चल जाता है। एक और इसका बटन वो भी है, अलर्ट डॉट रिएक्ट नेटिव से अलर्ट निकलता है, बटन प्रेस, और उसके अंदर जो है वो इसमें अलर्ट आ जाता है जिसमें ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। तो वो हमारे पास अलर्ट का एक कंपोनेंट है, रिएक्ट नेटिव में से निकलता है, डॉट अलर्ट, उसमें दिखाया बटन प्रेस, यू प्रेस दी बटन, डिस्क्रिप्शन आ गई, उसकी टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई और ये चीज़ें। तो इसको मैं चलाता हूँ यहाँ पे, ये नॉर्मल आया बटन प्रेस, ये आ गया अलर्ट डॉट अलर्ट वाला, इसमें टाइटल आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रही है और ओके भी आ रहा है। उसमें से बटन प्रेस, यू प्रेस दी बटन, यानी बटन प्रेस्ड आया, डिस्क्रिप्शन आई और ओके आया। दोनों मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा फर्क है दोनों के अंदर। तो ये दो ऑप्शन है, अलर्ट लगा लें या अलर्ट डॉट अलर्ट लगा लें। ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है अलर्ट डॉट अलर्ट, क्योंकि वो हमें अगर ओके भी प्रेस होता है तो वो हमें ऑन प्रेस भी देता है।
अच्छा, अब ये बात भी आपको समझ आ गई। अब अगर आप बनाना चाहते हो, इमेज लगाना चाहते हो, वो कैसे लगाएं हम जानेंगे। इमेज के कंपोनेंट में इमेज का कंपोनेंट बना पड़ा है, दो चीजें चाह रही हैं जी, क्या क्या। ये तीन तरीके से लगा सकते हैं और तीनों तरीके उसने लगाए हुए हैं, हम भी तीनों तरीके यूज कर लेते हैं। हेडर से ऊपर डाल देते हैं इसको। एक तो हम IMG को रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट कर लेंगे। दूसरा, इसकी ये स्टाइल जो नीचे डाला हुआ है इन्होंने, ये सारा जो है वो इधर पेस्ट कर देंगे। अच्छा, अब तीन तरह से मैंने इसमें पिक्चर लगाई है। एक है जिसमें हमने इंटरनेट का URL दिया है, एक है जिसमें हमने base64 इमेज दी है, और एक है जिसमें हमने लोकल फाइल दी है। तो लोकल फाइल चूंकि हमने अभी दी नहीं तो उसको मैं कमेंट कर लेता हूँ ताकि कोड एक दफ़ा चले तो सही। ये इमेज आ गई जो इंटरनेट के URL वाली है, या ये base64 वाली। इंटरनेट से URL देना है, इमेज सोर्स की प्रॉप, उसमें ऑब्जेक्ट, उसमें URI, और URI में कोई भी URL आ जाएगा। अगर आपने base64 देनी है तो सोर्स सेम सारा कुछ और base64 इमेज पेस्ट कर देनी है। तीसरा तरीका लोकल फाइल कैसे देनी है, वो सेम है। लोकल फाइल क्या है, सेम है। उसमें क्या है, स्टाइल डॉट लोगो, ये स्टाइल आ रहा है। सोर्स के अंदर रिक्वायर लगा के उसने इमेज को क्या कर लिया, रिक्वायर कर लिया। तो वो कहां से ढूंढ रहा है, एक्सपोज, वहां ये एसेट्स में, इमेजेस में मेरे पास काफ़ी इमेजेस पड़ी हुई हैं, तो इधर से मैं कोई भी इमेज यूज़ कर लेता हूँ। मज़ा नहीं आ रही। रिएक्ट लोगो, स्प्लैश स्क्रीन, आइकन, ये भी आइकन है, काफ़ी इमेजेस पड़ी हुई हैं, तो कोई एक रिएक्ट लोगो वाली कर लेते हैं। कॉपी नेम आ जाएगा। यहाँ पे कहाँ पे जाना है हमने, रिक्वायर के अंदर क्या लिखना है, एसेट्स, क्या लिखना है, एसेट्स। लोगो वाली है नहीं, रेक्ट लोगो, रेक्ट लोगो आ गया। एसेट्स के अंदर, इमेजेस के अंदर रेक्ट लोगो डॉट PNG थी, वो हमने लोड कर ली। तो तीन तरीके से इमेज लग सकती है, base64, URI और लोकल फोल्डर से। तो तीनों मैंने आपको बता दी कैसे लगेगी। आगे बढ़ जाएं। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्टिविटी इंडिकेटर। ये क्या है, ये लोडर, बना बनाया लोडर है। करना कैसे है, एक्टिविटी इंडिकेटर को कॉपी कर लेंगे, तीन चार उसके प्रॉप्स हैं वो भी देख लेते हैं, ला के इधर पेस्ट मार देंगे, और एक्टिविटी इंडिकेटर को रिएक्ट नेटिव से लोड कर लेंगे। एक ऑप्शन है बगैर प्रॉप के, एक ऑप्शन है लार्ज, स्मॉल, और तीन ये, और बीच में क्या आ जाएगा, कलर कोड आ जाएगा। कौन, ये आप कह लो फ्रेमवर्क है पूरा जिसमें हर चीज अवेलेबल है, समझे। अच्छा, हर चीज बनी बनाई है। अगर आप देख रहे हो ये सेम मैंने कोड लगाया, लेकिन उसका iOS पे अलग इफेक्ट आ रहा है और एंड्रॉइड पे अलग इफेक्ट आ रहा है। ये छोटी छोटी चेंजेस भी हमने जहन में रखनी है। तो ये एक्टिविटी इजी है ना, बना बनाया फंक्शन लगाया, लोडर मिल गया, जिधर चाहिए लगा लेंगे। अच्छा, अगर कंडीशन लगानी हो तो लगा सकते हैं ना, कैसे लगेगी, कैसे लगेगी कंडीशनल हैंडलिंग, पता है ना आपको, दो तीन तरीके की है, वो सेम है, उसमें कोई भी फर्क नहीं है। जैसा कि
मैं चाहूँ इसको वैसे बंद कर दूँ तो फॉल्स एंड इधर ट्रू कर दें, या फिर जो भी ट्रू लगा लें, फॉल्स लगा लें, या कोई यूज़र नेम लगा लें। अगर यूज़र नेम है तो ये चले, अगर नहीं है तो फिर ये चले, अदरवाइज नहीं चले। तो इस तरह की यानी वो कंडीशन वो आपको पता है क्या करना है, ऐसे ही है ना, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ट्रू अगर है तो ये चले, एल्स के अंदर टेक्स्ट आ जाए, ठीक है, ये कंडीशन चल गई। वो सेम ही है सिंटैक्स, उसमें फ़र्क नहीं है। अगर हमने मैप चलाना हो, मेरे पास एक डाटा है, कांस्टेंट में भी रख सकते हैं, मैं अभी के लिए इधर रख लेता हूँ, कांस्टेंट डाटा आईडी और नेम आइटम 10। इस पे मैप चलाना है तो क्या करूं, यहीं पे चला लें, टेक्स्ट और डाटा डॉट मैप आइटम मिल जाएगी। उसमें सिंपली मैंने क्या किया, रिटर्न कर दिया टेक्स्ट को, क्योंकि सिंगल लाइन कर रहा हूं तो एक ही आ गया, और आइटम डालना और मार्जिन आ गया, ठीक है। वो भी सेम है, फर्क है कोई फर्क भी नहीं है, वो भी सेम आ रहा है, ठीक हो गया बात। अच्छा जी, फिर क्या करें, और क्या करें मामला सेट। अच्छा, उसके अलावा अब आपने अगर नोटिस किया हो, इसको मैं ना थोड़े और इंक्रीज कर देता हूं, इजी है ना रेकनेटी, मुश्किल तो नहीं लग रही ना। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं अभी बता देता हूँ अभी। अब ये देखो, ये पेज बड़ा हो गया है लेकिन ये पेज स्क्रॉल ही नहीं हो रहा, हो रहा है नहीं हो रहा, मसला आ गया। अगर ऐसा सिनेरियो है कि आपके पेज का साइज एक लेंथ से बड़ा है, आप उस व्यू को चेंज करके क्या बना सकते हो, स्क्रॉल व्यू, इजी। व्यू क्या कर दो, स्क्रॉल व्यू। अच्छा, वो अलाइनमेंट वगैरह के इश्यूज आ गए हैं तो हम क्या कहते हैं, एक्चुअली ये फ्लेक्स इस पर नहीं लग सकता, तो व्यू को सिंपली स्क्रॉल व्यू पे फ्लेक्स नहीं चलता, क्यों, फ्लेक्स का मतलब होता है 100% हाइट, फिक्स हाइट। तो स्क्रॉल का तो मतलब ही उससे अल्टरनेटिव है, वो दोनों आपस में कन्फ्लिक्ट कर जाते हैं, इसलिए दोनों वो चलते नहीं है। तो अगर आपने स्क्रॉल चाहिए तो क्या लगाएंगे, स्क्रॉल व्यू, कहां से निकलेगा, रेकनेटिव से। आगे क्या है जी, बस करें। हाँ, वो उसका क्वेश्चन अभी पेंडिंग है कि अगर हमने कुछ कोड आईओएस में चलाना है और कुछ कोड आईओएस में नहीं चलाना तो क्या करें, कोई तो तरीकाकार होना चाहिए आईओएस और एंड्रॉयड के कोड को मैनेज करने के लिए। बिल्कुल तरीकाकार है, क्या तरीकाकार है कि आपने जो कोड चलाना है आईओएस के अंदर, तो आप लगाओगे यहाँ पे अज्यूम करो आप ये वाला लूप जो है वो आईओएस में चलाना चाहते हो, एंड्रॉयड में चलाना नहीं चाहते। यहाँ पे आप क्या कर दोगे, कंडीशन लगाओगे प्लेटफॉर्म डॉट ओएस डबल इक्वल टू आईओएस। अगर है तो फिर ये लूप चले, अदरवाइज लूप ना चले। अब अगर हम देखते हैं आईओएस में ये लूप चल रहा है,
अगर हम एंड्रॉयड में देखते हैं तो लूप चला। तो प्लेटफॉर्म डॉट ओएस में हमें मिलता है, अगर iOS है तो iOS मिलता है, अगर एंड्रॉयड है तो अगर आप एंड्रॉयड पे चलाना चाहते हो तो एंड्रॉयड कर दें यहाँ पे। अब एंड्रॉयड में चल रहा है, iOS में नहीं चल रहा, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म डॉट ओएस में आपको किस OS पे कोड आपका चल रहा है वो पता लग जाता है, उसकी बेस पे आप कंडीशन है लगा सकते हो। और आप कुछ पूछने लगे थे? नहीं, फिर रिटर्न लगाना पड़ता है ना। अभी आप हमने सिंगल किया है तो एरर नहीं थ्रो कर रहा। अगर आप इसकी जगह पे कर्ली ब्रेसेस लगा दोगे, ठीक है, यहाँ पे, तो फिर आपको रिटर्न लगाना ज़रूरी है इधर, अदरवाइज वो रिटर्न नहीं करेगा। ऐसे ये करना ज़रूरी है। हाँ, उसको मैं कांस्टेंट लगा के वो भी मैं बना देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे आगे बना लो स्टाइल डॉट CSS, तो होगा नहीं, होगा तो जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट ही, तो हम टाइपस्क्रिप्ट रखेंगे। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये वाली चीज़ यहाँ से कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, और इसको ले जाता हूँ स्टाइल डॉट TS में, और ये फंक्शन जो है वो रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट कर लेते हैं, और इसको यहाँ से क्या कर देते हैं कांस्टेंट, और इस फाइल में जाके क्या कर लेंगे इंपोर्ट। कैसे करेंगे, इंपोर्ट स्टाइल फ्रॉम सॉरी उससे बाहर बनाया हमने ना, अंदर कर देते हैं, ठीक है। और ये ओके हो गया, अभी भी सेम चलेगा। किया गया है कुछ भी नहीं, जो वेरिएबल उधर बनाया था वो वेरिएबल अलग फाइल में बना दिए। ऐसे आप हर कंपोनेंट की, हर चीज की लहदा स्टाइल फाइल भी बना सकते हो। उसी के नीचे भी आप इंटरनल भी कर सकते हो, एक्सटर्नल भी कर सकते हो। इनलाइन से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। टेक्निकली तो ये सारी इनलाइन ही है, लेकिन वो हमने इसको सिमुलेट ही किया हुआ है। वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से सपोर्टेड नहीं है, सारा कुछ CSS से ही हैंडल करना पड़ेगा। हैं बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कुछ कंप्यूटर मतलब कुछ हैं, लेकिन हम नॉर्मली यूज नहीं करते हैं। जैसे नेटिव बेस है, ये एक ये ऑप्शन है हमारे पास नेटिव बेस, एक ऑप्शन है रिएक्ट पेपर, ये भी रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है। लेकिन जितनी देर में आप लोगों ने इनको इंस्टॉल करके कस्टमाइज करना है, इतनी देर पे हमने मैन्युअली सेटअप सारा कर लेना है। तो ये नेटिव बेस है, रिएक्ट नेटिव पेपर है, और भी इसके कंप्यूटर हैं। नहीं, वो इसके अपने रिएक्ट नेटिव आइकॉन्स, इसको हम बोलते हैं एक्सपो आइकन्स। ये वेक्टर आइकन्स हैं ये, फिर एक्सपो के अंदर अपने भी एक्सपो आइकन्स अवेलेबल हैं। ये देखो ये सारे अवेलेबल हैं, जो सा चाहिए वो सर्च करें, लगा लें। एक्सपो राउटिंग खुद ही प्रोवाइड कर दिया है, राउटिंग बनाने की ज़रूरत है। CLI में जाएं, यानी CLI रिएक्ट के मुकाबले में है, एक्सपो समझो नेक्स्ट जेएस के मुकाबले में। तो एक्सपो में बिल्ट इन राउटिंग है, और CLI के अंदर हमें नेविगेशन लगानी पड़ती है थर्ड पार्टी, जितना डायरेक्ट डाउन लगाते हैं। और क्वेश्चन? ऑल सेट, आगे पढ़ें। तो ये आप लोगों ने करना क्या है, ये जितने यहाँ पे कंपोनेंट हैं आपने वन बाय वन, मुश्किल तो नहीं है ना, मैं कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ, इसको खुद से चलाना है, अपने पास चला के लेके आना है, और एक छोटी सी एप्लीकेशन बनानी है टू डू वाली, जिससे इनपुट लेना है, ऐड रिले, ये इजी है ना, क्या कर सकते हो, सारा कुछ स्टेट में रखना है, और उस स्टेट में डाटा जाएगा, और डाटा को लेके मैप लगाना है। लगा लोगे ना, तो टू डू क्रिएट हो, टू डू डिलीट हो, टू डू अपडेट हो, ये वाली एक एप्लीकेशन आपने बना के
लेके आनी है, ये आपकी असाइनमेंट है। पहले नेक्स्ट वीक ये असाइनमेंट चेक होगी, फिर हम रेकनेटिव में आगे काम करेंगे। क्योंकि उसके लिए जो कुछ चाहिए था, फॉर्म चाहिए था, मैंने बना के दे दिया। उसके लिए बटन चाहिए था, मैंने बताया कैसे करना है। उसके लिए जो है वो मैप लगना था, वो मैंने बना के दिखा दिया। कोई कंडीशन लगनी है वो लगा दी है। अब बस आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और टू डू ऐप बनानी है। जो नहीं बनाएगा उससे माजरत कर लेंगे, उसको क्लास से निकाल देंगे। जो बना के लेके आएगा उसको बिठा के आगे पढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलें।